सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय उठा हुआ है बाड़ू का पूरे हरियाणा में, और इसकी तहकीकात जब होगी समय लगेगा। मैं माँ से भी मिला, उनकी उसके भाई से भी मिला, पिताजी भी मैंने देखे, उनका जो फ्रेंड सर्कल था जगरूप फौजी भाई का फ्रेंड सर्कल से भी मैं मिला। बहुत कुछ वहाँ की सीन थी, बहुत कुछ दशाएं थी, उस बारे में बात करने आया हूँ। मैं कैथल में मैं जिनसे बात कर रहा हूँ भाई, वो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, उनकी जो भाषण पद्धति, भाषण शैली जो है बड़ी तेज़ तरार, और जितना भी मैं कहूँ उतना थोड़ा है। बात करेंगे कि भाई हमारे साथ हैं रामपाल माजरा जी। राम राम सर। धन्यवाद। जहाँ तक आपने जी स्वर्गीय जगरूप सिंह फौजी के बारे में बात रखी है, जी ये सही है। उसके माँ बाप और भाई बंद को इससे बहुत आघात पहुंचा है, क्योंकि वो एक नौजवान होनहार 22 वर्ष का था। अपनी जवानी की दहलीज पे पांव रखने से पहले ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, और उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई। गांव में मैं भी गया था, परिजनों से भी मिला था, और मैंने वहाँ के आला अधिकारियों से बात भी की थी। जहाँ तक आज उनकी मौत एक पहली बन गई है, वहाँ रहस्य में बन गई है, परिजनों का इस बात पर आपत्ति है कि उनके बेटे जगरूप सिंह को बुलाया गया और वहाँ पे बुला करके उसका कत्ल कर दिया गया। और जो आपराधिक मामला दर्ज हुआ है वो 306 का हुआ है। परिजन चाहते हैं कि जिन्होंने उसका कत्ल किया उनके खिलाफ 302 हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की मांग गांव वालों की और परिजनों की है। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि स्वर्गीय जगरूप सिंह की मौत की इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, और माँ बाप को तसल्ली मिल सके। हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है सर, और वहाँ के शायद विधायक भी वहाँ पे नहीं गए हैं। ये मुद्दा इसलिए क्या उठ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है। कोई किसी पार्टी को कोई फायदा नहीं होना इन बातों से। आपका क्या सोच? आप तो वहाँ गए हैं, आपका हल्का है वो। ये ठीक है। ये मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है, क्योंकि परिजन यहाँ कैथल भी आए थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। गांव बाड़ू के नौजवान साथी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आए और एसडी महोदय को ज्ञापन दे करके गए हैं, और उन्होंने मांग की है हमारे गृह मंत्री महोदय से कि इसमें अग्रिम कार्रवाई करें और न्यायोचित कार्रवाई करके परिजनों को न्याय दिलवाएं और 302 का मुकदमा दर्ज करें। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे मांग रखी है, उन्होंने जाकर के एसपी महोदय रोहतक से और आईजी महोदय रोहतक से भी बात की है। तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इस बात के लिए बात निखर के सामने आएगी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी आनी हैं और उसके आधार पे फिर कार्रवाई होनी है। तो जी अभी हमारे रामपाल माजरा जी तो कह ही रहे हैं कि भी 302 का ये मुकदमा दर्ज हो, इस पर कार्रवाई हो, न्यायोचित दूध का दूध पानी का पानी हो। ये तो था एक विषय। अभी दूसरा विषय आता है सर, आप बीजेपी में हैं ना, तो आप कहीं मीडिया में दिखाई देते ना, आप कहीं आपकी सोशल मीडिया में कोई खबर आती। जबकि मैं आपको इनेलो में मैंने आपके ऐसे भाषण सुने हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले। ओम प्रकाश चौटाला जी जब भाषण देते थे, कई बार मैंने उनको भी सुना है, वो उनकी भी कोई क्लिप आई थी कि भी मेरे बाद रामपाल माजरा है। वो जो एक वर्चस्व था वो बीजेपी में कहीं धूमिल सा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो सर्वविदित है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाषण कला के माहिर थे। बहुत लोग उनके मुरीद हैं आज भी,
और उनका कोई सानी नहीं है। और जहाँ तक मेरी बात है या और राजनीतिक लोगों की बात है, कोरोना महामारी है, उसमें सभी पे प्रतिबंध हैं। सभी राजनीतिक लोग किसी प्रकार की राजनीतिक रैली नहीं कर सकते, सामाजिक कोई प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, कोई इस प्रकार से लोगों को इकट्ठे नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हर राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता नेता फिलहाल सबको ये कहा हुआ अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। उससे पहले से भी आप थोड़ा सा मुरझाए से लगते हैं मुझे, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। चिंताएं इस बात की हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी है और उसके अभी परिणाम का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में हमें राजनीतिक लोगों को भी इकट्ठ से बचना चाहिए और उचित दूरी बना के रखनी चाहिए और सबको सुरक्षित रहें, इसका संदेश देना चाहिए। मैं भले ही कितना ही कुरेद लूँ, बात ये कोरोना पे आके रुकनी थी भाई। और मैं अक्सर जब रामपाल जी के मैं भाषण सुनता था, उसमें जब शेरो शायरी होती थी, बड़ा मैं उसका मुरीद था। फ़िलहाल ये कोरोना है, कोरोना में कोई भाषण नहीं है, अब कुछ नहीं होना। अब फिलहाल आपने देखा होगा जी, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम राजनीतिक तौर से नहीं किया है कि लगभग 3-3.5 महीने से तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। जी, और अपने अपने ताने बाने लोग बुन रहे होंगे। जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा होगा, विपक्ष के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे होंगे। ऐसे केवल अखबारी बात से मीडिया के रूबरू ही होकर के अपनी बात रख रहे हैं, अन्यथा लोगों में वो कहीं पे प्रेजेंस नहीं जाता है। बल्कि मैं तो आपने जिस प्रकार से कहा दुख सुख में जा रहा हूँ, लोगों के पास मिलता रहता हूँ, उनके दुख में या सुख में शामिल होता रहता हूँ। भाजपा में शामिल होना कहीं गलती तो नहीं होगी? ये सब समय अधीन बात है। समय करोति बलाबलम, मतलब समय ही और सबको समय बलवान बलवान है। जी, कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के मुद्दे हैं जिन पे सोच विचार करके जिन लोगों ने कदम उठाए होंगे भारतीय जनता पार्टी में जाने के या इंडियन नेशनल लोकदल में रहने के, वो अपने अपने लाभ हानि वो सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे। किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना कोई लाभ सोचा था, ना कोई लाभ कभी उठाया, ना उठाने के आगे भी आदत नहीं है। अभी जो 2024 में इलेक्शन होगा जी, अभी हमारे पास समय भी है, तो क्या हम भाजपा में रहेंगे? निश्चित है। भाजपा वाले रखेंगे जब भी तो रंधे होंगे। चुनाव लड़ने के लिए अगले अगर रखेंगे तो रह जाएंगे, अगर नहीं रखेंगे तो ना सही। चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, चुनावी मैदान में तो आना ही पड़ेगा। और हर राजनीतिक व्यक्ति ये सोचता ही है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन लड़ने के लिए वो अपने ताने बाने और संगठन को मजबूत करता है, अपने विचारों के लोगों को इकट्ठा करता है और फिर लड़ाई लड़ता है। ये ठीक है कि की बार चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। निश्चित तौर से अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या वो उम्मीद दोबारा इनेलो से भी हो सकती है अगर भाजपा वाले ना रखें? सब बातें समय के अधीन हैं, समय बहुत बलवान लेकिन है। फिलहाल इन 3 सालों में तो भाजपा में ही रहेंगे। भाजपा वाले मुझे लगते तो नहीं मुझे मानते होंगे, और ना ही मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा, आपने कह ही दिया कि आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे जी, तो मैं कोई लंबा चौड़ा राजनीति में फ़िलहाल मैं ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल किसी प्रकार का एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। राजनीतिक दल कहीं पार्टी वगैरह कोई बड़े प्रोग्राम तो नहीं हो रहे सर, लेकिन अब मैं जैसे कैथल में हूँ, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, हॉस्पिटलों में राउंड लगा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, मीडिया आ रही है। इस तरीके से आप एक्टिव नहीं दिखाई देते। हम मीडिया में बहुत कम, लेकिन पहले तो आप पहले ज़रूर थे, पर अब मीडिया में कोई ज़्यादा दिखावे में मेरा विश्वास नहीं है। मैं जाता रहता हूँ, जहाँ कहीं भी मुझे पहुँचना होता है मैं पहुँच जाता हूँ। सवेरे से शाम तक मैं इसी काम पे लगा हुआ हूँ।
ठीक है सर, धन्यवाद आपका जी। थैंक यू Thank you. मेहरबानी। तो भाई एक छोटा सा मुझे सौभाग्य मिला इंटरव्यू लेने का, और मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई। आम जनता की क्या सोचा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।